हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने केवीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज से मैं अपने केवीएस बैच का शुभारंभ करती हूँ। आज हम करने वाले हैं ग्रामर के एक टॉपिक को। सबसे पहले मैं अपने हर एक सिलेबस में, जैसे जो भी कॉमन चीज़ हैं, जैसे टीजीटी में हुई, पीजीटी में हुई या फिर पीआरटी से रिलेटेड भी हुई, जैसे कि ग्रामर आपको पीजीटी के सिलेबस में भी, जैसे मैंने ओपन किया हुआ है तो उसमें यहाँ देख सकते हो कि ग्रामर के फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें शुरू में कहा गया है रीडिंग, अनसीन पैसेजेस, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ओके, नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, रिप्लाई, लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल, विजुअल इनपुट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक इन नेचर। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में भी दिया हुआ है कि ग्रामर से क्या आ सकता है। ग्रामर का मतलब, अगर यहाँ ग्रामर वर्ड दिया है तो कंप्लीट ग्रामर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लॉजेज, क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्लिश पीजीटी के सिलेबस में है। अगर हम साथ ही इससे अलग देखिए, पीजीटी के में बाकी जो है वो एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स के नेम दिए हैं बेसिकली। और अगर हम टीजीटी के सिलेबस की भी बात करें तो इसमें भी ग्रामर के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे अगर हम लास्ट में जाके देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, और लेकिन इसमें आप थोड़ा बहुत तो देख ही पा रहे होंगे। जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पूरा पोर्शन जो है ये ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम ग्रामर पे अपनी कमांड अच्छी करें, जिससे कि हम हर एक पेपर की कॉमन तैयारी कर पाएँ। जैसे अब आप देखेंगे कि जनरल पेपर में भी लैंग्वेज के 10 मार्क्स का पोर्शन है इंग्लिश का। ठीक है, पीआरटी में भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी और टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। तो सबसे पहले मैं ग्रामर के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप कराऊंगी, उसके बाद हम लिटरेचर के पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको भी मेरा आइडिया अच्छा ही लगा होगा। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि टीजीटी के सिलेबस में कितने सारे टॉपिक्स दिए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ग्रामर लिख दिया गया है, उसके बाद डिटर्मिनर है, देन लिंकिंग वर्ड्स हैं, ओके, एडवर्ब, प्लेस एंड टाइप्स वाले, टेंस फॉर्म, क्लॉजेज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे अगर देखें तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म, ये एडजेक्टिव की फॉर्म्स है। आगे मॉडल ऑक्सिलरीज की बात की गई है, तो वर्ड ऑर्डर इन, और आगे स्पीच सीक्वेंस, टेंसेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल है यहाँ पर, एंड कंपाउंड सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब्स, प्रपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें, पंक्चुएशन से रिलेटेड चीज़ें दी हैं। नीचे क्या क्या है ये देखिए, पंक्चुएशन है, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, हाइफन। ठीक है, पैरेंथेसिस, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, इस तरीके से ग्रामर के सारे टॉपिक्स दिए हैं। तो इनमें से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम तब से हमें सिलेबस तो बताई जा रही है, लेकिन टॉपिक क्या है आज का? तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक की बात करेंगे हम वर्ब की। ठीक है, वर्ब के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आज देखेंगे। उसमें देखिए, इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं जो वर्ब से रिलेटेड है। जैसे अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी की, ये हमारा कवर अप होगा उसमें। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट, ये पूरा कवर अप किया जाएगा। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ठीक है, इन सबको कवर अप उसमें किया जाएगा। साथ ही आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में जानकारी होगी। और पहले हम वर्ब के टॉपिक को क्लियर करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद मैं उसके सारे एमसीक्यूज भी आपसे सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो पक्की हो जाए। ठीक है, तो हम आज बिना देरी किए पहले वर्ब को ही शुरू करते हैं, वर्ब का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको वर्ब के स्ट्रक्चर को समझना है। अब मैंने कंटेंट टाइप नहीं किया है, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से एग्जैक्टली वर्ब को हमने समझना है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे कि वर्ब क्या है एग्जैक्टली। तो वर्ब तो हम समझते ही हैं कि वर्ब कोई भी एक्शन, सॉरी बीच में थोड़ा गैप आ गया था। तो हम कहाँ चल रहे थे फिर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। ठीक है, अब वर्ब को हम समझने से पहले हम ये जानते हैं कि वर्ब किस कैटेगरी में आता है एग्जैक्टली। सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम वर्ब की डेफिनेशन, उसके टाइप्स पे चलेंगे। जैसे अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, वेट अ मिनट, वर्ब क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक,
टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। 8 में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने नाम सुने ही होंगे, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप मेरी हैंडराइटिंग समझ आएगी आपको। एडजेक्टिव, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं। इनमें से एक ही पार्ट होता है हमारा वर्ब का। अब हम समझेंगे वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं अपना वर्ब। वेट अ मिनट, वर्ब, ठीक है। अब वर्ब में सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब एग्जैक्टली ये शब्द आया कहाँ से है। तो ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वो शब्द था वर्बम, ठीक है, जिससे ये वर्ड बना वर्ब। और वर्बम का अर्थ होता है, इसका मीन्स है अ वर्ड। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। किसी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या सेंटेंस बोल लीजिए कि एक मेन क्लॉज बोल लीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज बोल लीजिए, ठीक है। एक क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए या तो एक तो सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों के बिना सेंटेंस अधूरा होता है। तो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसमें वर्ब हो, ठीक है। अब वर्ब को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, मतलब हम अपनी लाइफ में जितने भी कार्य करते हैं, जो भी मूवमेंट हो रही है हमारी लाइफ में, वो सब क्या हैं? दीज आर वर्ब्स। चाहे वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगी? वर्ब कहलाएंगी। कुछ वर्ब्स हमारी इच्छा के अनुसार होती है और कुछ वर्ब्स हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि वर्ब क्या है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे गो, कम, ठीक है, वॉक, ठीक, बाथ, प्ले, स्लीप, दीज आर वर्ब्स। लेकिन ये वर्ब भी कंप्लीट वर्ब नहीं है, ठीक है। वर्ब की बहुत सारी कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हम वर्ब के कैटेगराइजेशन को समझेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे इस नतीजे पे कि वर्ब एग्जैक्टली क्या है, ठीक। तो अगर हम वर्ब के काइंड्स की बात करें, काइंड्स, तो काइंड्स में सबसे पहले हम देखेंगे काइंड्स। पहला है फाइनाइट वर्ब, देन है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब और सेकंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले है इन दोनों काइंड्स के बारे में हम बात करेंगे, इन्हीं के वो सब पार्ट्स आएंगे आगे की जो वर्ब होती है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपनी फाइनाइट वर्ब पे। देखिए, वेट अ मिनट, यस, फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो लिमिटेड होती है पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं होगा इस तरीके से फाइनाइट वर्ब एग्जैक्टली क्या होगी। अगर हम अपनी आम भाषा में कहें तो फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को बोलते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर उसके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, रोहन प्लेज एंड रोहन एंड मोहन प्ले। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या था, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो वर्ब भी क्या आई? सिंगुलर वाली। इसके साथ क्या यूज हुआ? प्लेज, ओके। और अगर हम सेकंड पार्ट में बात करें तो दोनों सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी लगी है? प्लूरल की, सिर्फ प्ले। तो इसका मतलब सेंटेंस के सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव वर्ब पर भी पड़ा। जैसा सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट का जैसा कि सब्जेक्ट होगा या जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लें तो एग्जाम्पल क्या होंगे?
जैसे मैं लिखूं ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट अगर हम देखें ही हैज गॉन टू स्कूल। ओके, यहां पे आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब अगर आप चारों में ध्यान से देख रहे हो, सबसे पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब क्या है हमारी? गो। ये हमारी वर्ब थी गो, गो वर्ब के लिए। अब देखिए यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जा रहा है। कैसे? गो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो ये क्या हुआ? गोज। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें क्या हो गया? वेंट। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें क्या चेंजेस आए इसमें कि ये हो गया गोइंग। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्ब अपना रूप बदल रही है। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी वर्ब अपना रूप, मतलब अपना रूप बदलती है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जो टेंस के अकॉर्डिंग या फिर सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग अपने आपको चेंज कर लें, वो सारी वर्ब किस कैटेगरी में आती हैं? उन सब वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। यही होती हैं फाइनाइट वर्ब। अब आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इन सेंटेंस फर्स्ट द सब्जेक्ट रोहन इज इन द सिंगुलर फॉर्म। अगर हम सेंटेंस फर्स्ट की बात करें तो जो सब्जेक्ट था रोहन वो क्या था? सिंगुलर फॉर्म में था। एंड सो द वर्ब प्लेज इज आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। तो इसलिए वर्ब जो प्लेस थी वो भी सिंगुलर फॉर्म में थी। अगर हम सेंटेंस 2 की बात करें तो द सब्जेक्ट रोहन एंड मोहन इज प्लूरल। सब्जेक्ट जो थे रोहन मोहन वो दोनों प्लूरल थे, ठीक है, दोनों मिलके आ रहे थे, तो इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल बना हमारा। तो इसलिए सो द वर्ब प्ले इज आल्सो इन प्लूरल फॉर्म। ओके, अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे फाइनाइट के। अच्छा, पहले हम नॉन फाइनाइट ही समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वैसे फाइनाइट के आप एग्जाम्पल समझ चुके होंगे, अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब ये ऐसी वर्ब होंगी जो टेंस के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, उन वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कहा भी गया है, इन्हें अनचेंजेबल भी बोल सकते हैं। अनचेंजेबल, जो कभी चेंज ही ना हो, जिन पे किसी भी चीज़ का, काल का या नंबर का किसी का भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड, ये लिमिटेड नहीं होती हैं बाय द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन से ये लिमिटेड नहीं है, मतलब इन्हें कोई बांध के नहीं रख सकता, ये एग्जैक्ट हैं, ये कभी नहीं बदलेंगी। ओके, जैसे अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, इसमें कहा गया ही लाइक्स टू विजिट हिल स्टेशन। ओके, नेक्स्ट है दे लाइक टू विजिट हिल स्टेशन। तो यहाँ पर देखिए दोनों टाइप की वर्ब मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। जैसे अगर हम लाइक की बात करें तो लाइक तो देखो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो ये लाइक्स हो जाता है, और अगर प्लूरल नंबर का है तो ये लाइक हो जाता है। तो ये कौन सी वर्ब हुई? ये तो फाइनाइट हुई। लेकिन अगर हम देखें इससे नेक्स्ट वाली जो वर्ब है वो क्या है? टू विजिट। इससे नेक्स्ट वाली जो वर्ब है टू विजिट वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। आप देखेंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टू विजिट ये दोनों जगह पर सेम है। तो अगर ऐसी वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी है। इन बोथ द सेंटेंसेस टू विजिट is a verb but it remains unchanged, ये unchanged रहती है, hence it is a non finite verb. There are 3 types of non finite verb. अभी हम इनके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब आपको दोनों क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं पहले फाइनाइट वर्ब के टाइप्स पर। ओके, तो देखिए ये रही फाइनाइट वर्ब, इसके नीचे मैं इसके टाइप्स लिखती हूँ। फाइनाइट वर्ब के जो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के जो टाइप्स होंगे ये बेसिकली अगर हम कहें तो ये 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होता है
देखिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपको नोट डाउन करते चलना है, वर्ब का एक प्रॉपर नोट बना के रखना है आपको। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई फर्स्ट, और सेकंड आप चाहो तो इसका पूरा एक ग्राफ बनाकर रख सकते हो। सेकंड है इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इज इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब में भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं इसके, इनट्रांजिटिव वर्ब के तो सब पार्ट नहीं होते, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट्स क्या होंगे, एक तो होती है मेन वर्ब, ठीक है, और सेकंड होती है इसकी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। सॉरी अगर स्पेलिंग में थोड़ी एरर आई हो, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अभी इसके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, अगर हम आगे बात करें, मैं इरेज कर रही हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए हम चल रहे थे मेन वर्ब पे, मेन वर्ब इधर लिखते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब पे, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम मेन वर्ब में बात करें तो मेन वर्ब की तीनों फॉर्म आ जाएंगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक, ये मेन वर्ब हो गए। और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना, इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम होता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, और सेकंड होती है हमारी कौन सी, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी। बहुत से लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं मॉडल, और बहुत से लोग इसे मॉडल बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। देखिए मेन वर्ब में क्या था, मेन वर्ब में थे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये जो फॉर्म आती है। और अगर हम ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब में क्या आएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम समझेंगे। तो ये सारी कौन सी वर्ब हुई, ये फाइनाइट वर्ब हुई। फाइनाइट वर्ब में हमने क्या देखा कि पहले इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स कौन से होते हैं, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। फिर इनट्रांजिटिव वर्ब के तो कोई सब पार्ट नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को सब पार्ट, दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब। तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होती है, उनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हो जाती हैं। और अगर हम ऑक्सिलरी या लिंकिंग वर्ब की बात करें तो उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी यूज होती है, ओके। तो अभी हम चलते हैं पहले नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप पर, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के टाइप्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब चल रहे हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स पर। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है इन्फिनिटिव, सेकेंड इज जेरेंड और थर्ड इज पार्टिसिपल, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब के ये 3 ही टाइप होते हैं। कौन कौन से, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। जैसे फाइनाइट वर्ब के हमने 2 टाइप पढ़े थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट्स, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब के जो पार्ट्स थे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें समझेंगे। तो पहले हम चलते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, उसे आप एक बार में ही समझ जाओगे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या होती है और इनट्रांजिटिव क्या होती है, सबसे पहले हम इनकी बात कर लें। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा कॉन्सेप्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेकर चलती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे अगर हम पहले सेंटेंस की ही बात करें, आई रोट अ लेटर। लेकिन इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, पहले मैं ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देती हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। जैसे हम बात करें, एक तो होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी वेट अ मिनट, माय अपॉलॉजी। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, देन अगर हम बात करें वर्ब की, और देन ऑब्जेक्ट। ये मेन चीज़ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करें, तो ऑब्जेक्ट का
बेसिकली अगर हम हिंदी में बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को ये बोल देते हैं कि वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़ता है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसे कैसे फाइंड आउट करें, तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक आपके लिए ये है कि आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब क्या है, रोट, रोट यहाँ पर वर्ब है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या करना है, एक तो व्हाट क्वेश्चन करना है या फिर टू हुम, ठीक है। दो क्वेश्चन पुटअप करके देखने वर्ब से। अगर वर्ब से ये दोनों क्वेश्चन करने पर कोई रिस्पॉन्स या कोई जवाब आता है आपके पास तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से हम पहचान करते हैं। कैसे पहचान करेंगे, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, तो अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करें आई रोट व्हाट, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। व्हाट से ही हमें आंसर क्या मिला, अ लेटर, आई रोट अ लेटर, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर और सेंटेंस होता कुछ, जैसे आई चलिए इसी में आगे बढ़ा दूँ मैं, एक काम करते हैं इसी में थोड़ा बढ़ा देते हैं, आई रोट अ लेटर टू हिम, ठीक है। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गए, दो तरीके के ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं आई रोट व्हाट बोलूँ, क्वेश्चन पूछूं व्हाट, तो इसका आंसर आता है लेटर। और अगर मैं कहूँ आई रोट टू हुम, मतलब किसको लिखा, टू हुम, तो ये इसके लिए क्या आएगा, टू हिम, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का यूज भी होता है और कई बार सिंगल ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। तो एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेकर चलती है हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें इन दिस सेंटेंस, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है आई रोट अ लेटर का। इन दिस सेंटेंस लेटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रोट, दिस ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू कंप्लीट मीनिंग ऑफ अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट, जैसे अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ आई रोट, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा। अगर हम इसके साथ कुछ और ना लिखें, जैसे बुक ना लिखें, लेटर ना लिखें, तो तब तक इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बनेगा। तो ऐसी वर्ब जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को लेती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, द मैन सॉ अ स्नेक, तो द मैन सॉ व्हाट, अ स्नेक, तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका। मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, मदर इज वॉशिंग व्हाट, क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर डूइंग देयर होमवर्क, they are doing what, their homework, this is also object for this verb. Next, the boy received a prize, the boy received what, a prize is the object of received, okay। इस तरीके से जो वर्ब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ओके। तो अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, फिर अब हम समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हैं मेरे लेक्चर से, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं अभी, और मेरे से कोई अगर मिस्टेक होगी एक्सप्लेन करने में तो प्लीज़ माफ़ करना। फर्स्ट टाइम है ये मेरा कि मैं मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती है जिनके लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और सेंस बट यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, गुड सेंस, मेक गुड सेंस बाय देमसेल्व्स, वो अपना सेंस मतलब अपने आप ही बना सकती हैं। जैसे अगर हम यह बात करें द स्पैरो फ्लू, तो हमें क्लियर कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा है, द स्पैरो फ्लू मतलब स्पैरो उड़ गई। आगे द मैन लाव्स, द स्टार ट्विंकल, द बेबी क्राइड। तो इस तरीके की जो वर्ब्स होंगी जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी वर्ब हम क्या कहलाएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी, ओके। आप समझ ही गए होंगे। अगर सपोज कीजिए मैं इनसे भी क्वेश्चन करके देखूंगी क्या इनका कोई ऑब्जेक्ट निकल सकता है, तो नहीं निकल पाएगा। जैसे स्टार ट्विंकल्स व्हाट, तो व्हाट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। द बेबी क्राइड व्हाट, तो क्राइड व्हाट का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको, ना ही टू हुम का मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्ब्स अपने आप में क्या होंगी, ये होंगी इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी हम आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर है देयर आर सम वर्ब विच कैन बी यूज बोथ एज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं और इंट्रांजिटिव के भी। अब अगर हम इन्हें देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही राइट्स स्टोरीज,
तो ही राइट्स व्हाट स्टोरीज, तो ऑब्जेक्ट मिल गया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम आगे देखें ही राइट्स नीटली, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे राइट से मतलब दूसरा था, यहाँ पे उसकी राइटिंग से मतलब है, ठीक है। ही राइट्स नीटली, तो यहाँ पर ही राइट्स व्हाट का आंसर नीटली नहीं है। कभी आप नीटली को ऑब्जेक्ट समझ लो तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आपको ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट और हुम के आंसर में ही मिलेगा, व्हाट और टू हुम के आंसर में ही आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर व्हाट का क्वेश्चन लगाते हैं तो नीटली आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ही राइट्स नीटली, ही राइट्स व्हाट, ये कैसे लिखता है ये तो बता रहा है, लेकिन क्या लिखता है ये नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये राइट्स अब क्या कैसी वर्ब हो गई है, ये अब इंट्रांजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि हम रट के बैठ जाएं कुछ वर्ब्स को कि ये इंट्रांजिटिव ही होंगी, उनका दोनों तरीके से भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट है फार्मर ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फार्मर ग्रो व्हाट, अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर हम सेकंड बात करें, स्मॉल चिल्ड्रन ग्रो फास्ट, स्मॉल चिल्ड्रन ग्रो फास्ट, तो स्मॉल चिल्ड्रन ग्रो व्हाट, क्या आंसर मिला आपको व्हाट का, नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये वर्ब हुई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई स्टॉप्ड माई बाइक, आई स्टॉप माई बाइक, तो आई स्टॉप्ड व्हाट, माई बाइक, ठीक है, माई बाइक, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अगर हम नेक्स्ट बात करें, द ओल्ड मैन स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, द ओल्ड मैन स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, द ओल्ड मैन स्टॉप्ड व्हाट, व्हाट का आंसर है नो। तो क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। तो देखिए वर्ब दोनों में सेम है लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से यूज़ हो रही है, यहाँ भी स्टॉप्ड है, यहाँ भी, यहाँ ट्रांजिटिव वे में है, यहाँ इंट्रांजिटिव वे में है, ठीक है। तो वर्ब को दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको ये रटना नहीं है कि ये वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव ही होगी या ये वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव ही होगी, ओके। तो आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम ट्रांजिटिव के सब पार्ट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, सबसे पहले हम समझेंगे अभी नॉन फाइनाइट वर्ब के जो तीनों पार्ट्स हैं, पहले उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी पर चलेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी मैं इससे आगे का जो जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है, कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उसे कवर अप कराऊंगी। देखिए अभी यहाँ पे चलो इसे और देख लेते हैं। अभी हम एक कॉन्सेप्ट और है ट्रांजिटिव वर्ब का, इसे देखकर आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब के जो पार्ट्स है ना, जीरंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनिटिव है, उसे हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इसे और देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब जरूरी नहीं है सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आए, दो ऑब्जेक्ट्स वाली भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप होते हैं, ऐसा मान लीजिए। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा व्हाट के आंसर में मिलेगा। आपको पहचान करनी हो कि डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट कौन सा है, तो व्हाट के आंसर में जो भी मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और टू हुम के आंसर में जो मिलेगा ना आपको वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन, ओके, शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन। तो यहाँ पर शी गिफ्टेड व्हाट, व्हाट के आंसर में क्या मिल रहा है आपको, आ गोल्ड चेन, तो दिस इज दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम सेकंड की बात करें, शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन, शी गिफ्टेड टू हुम, किसने किसको गिफ्ट किया है, मी, तो ये इसका सेकंड, टू होम के आंसर में आ रहा है, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है, और यही इसका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम ऊपर के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो क्या लिख रहा है इसमें, सम ट्रांजिटिव वर्ब टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, वन ऑफ विच इज अ पर्सन एंड द अदर इज अ थिंग, जिनमें से एक पर्सन होता है और दूसरी थिंग होती है, ओके। अब आप सेकेंड ऑप्शन भी देख सकते हैं इसमें, सेकेंड सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ठीक है, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो द टीचर आस्क्ड व्हाट, व्हाट के आंसर में क्या आया, आ क्वेश्चन, ओके। आ क्वेश्चन क्या हुआ, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर हम बात करें टीचर आस्क्ड टू हुम, तो हुम के आंसर में क्या आ रहा है, हिम, तो ये क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, राहुल गेव यू अ सिनेमा टिकट। तो राहुल गेव व्हाट? अ सिनेमा टिकट। नेक्स्ट, राहुल गेव अ टिकट टू whom? whom में क्या आंसर आ रहा है? यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही टीचेज अस इंग्लिश। ही टीचेज व्हाट? इंग्लिश। ही टीचेज टू whom? अस। तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, द अबव सेंटेंस कैन बी रिटन इन दिस वे। अभी इन सेंटेंस को हम बदल के भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो पर्सन है वो शुरू में आए और थिंग्स बाद में जाए। थिंग को भी हम शुरू में लेकर पर्सन को बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें एक प्रपोजिशन टू का यूज़ करना होता है। जैसे अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे और दोनों को डिफ्रेंशिएट करना, फर्स्ट है शी गिफ्टेड मी अ गोल्ड चेन, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग नहीं है, शी गिफ्टेड अ गोल्ड चेन टू मी। तो यहाँ पे एक प्रपोजिशन का यूज़ होना शुरू हो जाता है मी से पहले इनफैक्ट पर्सन से पहले, ठीक है। तो टू प्रपोजिशन लगाकर हम इसे एंड में भी लिख सकते हैं। अगर हम दूसरे सेंटेंस में भी देखें, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो क्या आ रहा है? द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम। नेक्स्ट, राहुल गेव यू अ सिनेमा टिकट, तो राहुल गेव अ सिनेमा टिकट टू यू। ओके, ही टीचेज इंग्लिश टू अस, ही टीचेज अस इंग्लिश। तो दोनों तरीके से बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे कहा गया है, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ अ थिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर ही कि व्हाट के आंसर में जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और टू हुम के आंसर में जो भी आंसर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ आई होगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आपको क्लियर हुई होंगी। प्लस जब मैं इसमें इन पर क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब आपको और भी बेटर तरीके से समझ आएगा। पहले हम वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव को सीखने वाले हैं, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।